अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको 3 डेफिनेशन समझाई थी। पहली थी बायोटिक कंपोनेंट्स, कि हमारे इन्वायरमेंट के जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं। और दूसरी डेफिनेशन थी एबायोटिक कंपोनेंट की, जिसमें हमने समझा कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, जिनमें सॉइल था, वाटर था, उसके अलावा हमारे टेबल चेयर्स इटीसी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और फिर हमने थर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी इकोलॉजी की, कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन की स्टडी है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। बेटा आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसको आपने गौर से समझना है। और लॉन्ग क्वेश्चन का नाम क्या है जी, कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो आपको साइकिल का कॉन्सेप्ट समझना है कि वो क्या है। साइकिल का मतलब बेटा ये होता है कि अगर कोई चीज़ एक पोजीशन पे है, एक लोकेशन पे है, और वो कहीं सफ़र पे जाए और घूम फिर के वो वापस उसी लोकेशन पे आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि हम इसमें समझेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे इस एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग यानी प्लांट्स और एनिमल्स में आते हैं, और प्लांट्स और एनिमल से होकर वापस ये कैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इस सारी चीज़ को हमने इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करना है। हाफ पोर्शन आज होगा, हाफ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 2 एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। तो याद रखना, इस दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया मिलकर बनी है। ये हमारी बॉडीज, इंसान और उसके अलावा जानवर, परिंदे, और ये घर, और ये मोबाइल्स, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, हर चीज़ इंक्लूडिंग अस, ये किससे मिलकर बनी है, एलिमेंट से मिलकर बनी है। और हम 118 में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। और वो कहता है कि ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अगर इन 2 एलिमेंट्स को बेटा इस एटमॉस्फेयर से या इस दुनिया से निकाल दिया जाए ना, तो यकीन माने ना कोई लिविंग थिंग जिंदा रह पाएगी, ना फिर नॉन लिविंग थिंग्स का वजूद जो है वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 ऐसे एलिमेंट है बेटा कि जिनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। अगला पॉइंट वो कहता है दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन गैसेस। कार्बन का जो एलिमेंट है वो इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में मौजूद है, और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन गैस की शक्ल में मौजूद है। अगली बात वो ये कहता है कि दे constantly circulate between the environment and living organism in a cyclic way, कि ये 2 एलिमेंट्स जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करते रहते हैं किनके दरमियान, एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये कार्बन और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जाते हैं, और एनवायरनमेंट से कार्बन और ऑक्सीजन ये वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और ये एक सर्कुलर साइक्लिक वे में ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब ये सर्कुलेशन कैसे होती है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला बेटा है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ फोटोसिंथेसिस को समझना है, बाकी जो रेस्पिरेशन है और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, आप बेटा अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और ये जिस प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स यूज करते हैं, उसके साथ साथ ये सनलाइट भी इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी, और उसके अलावा एक और ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट ग्लूकोज C6H12O6 तैयार करते हैं, और साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे तैयार होती है। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्लांट अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है। प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे, ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को आपने याद रखना है, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट,
फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चर करना, कंपोज करना। तो लाइट की मौजूदगी में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो दे टेक इन कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 की शक्ल में कार्बन को अपने अंदर लेकर आते हैं, टेक इन करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन गैस को बेटा वो रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, जिसमें हमने एक साइकिल पढ़ा कि कार्बन कैसे प्लांट के अंदर आता है और ऑक्सीजन कैसे प्लांट से रिलीज होती है। तो वो प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट किया था, जिसका मैंने फर्स्ट हाफ पोर्शन आपको करवाया था, जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल क्या है, कि ये वो एक साइक्लिक पाथवे है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग्स में आते हैं और लिविंग थिंग्स से वापस कैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। उसके 3 मेथड थे। पहला था फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो एनिमल्स के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। आज हम उसके जो 2 बाकी मेथड थे, जिनमें एक बेटा है हमारे पास रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास है कंबस्शन, इनको डिस्कस जो है वो करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। अब रेस्पिरेशन बेटा क्या है? ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम खुराक खाते हैं उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक अगर गोश्त खाया तो उसमें प्रोटीन्स हैं, आटा रोटी खाई है या कुछ सब्जियां खाई हैं तो उनमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, हम उनको तोड़ते हैं और उनसे एनर्जी निकालते हैं। इस अमल को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन आपने सादा ज़बान में समझना है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या होता था कि जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बनाते थे, और इस अमल को हम कहते थे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन बेटा जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस का उल्ट है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बस आपने यही बात याद रखनी है रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है, जिंदा चीज़ों में होती है, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो मैं लिखूँगा ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन ही वो अमल है जिसके ज़रिए हम खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं। अब एनर्जी हासिल करने के लिए रेस्पिरेशन का अमल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, के एनिमल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ हमने और सीखी कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो जिंदा जानदारों में आती है, लिविंग थिंग्स में आती है, और वापस एटमॉस्फेयर में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ये भी एक साइक्लिक पाथवे बना। तीसरा बेटे जो हमारे पास प्रोसेस है ना वो है जी कंबस्चन का। अब कंबस्चन बेटा याद रखिएगा, कंबस्चन कहते हैं जलने का अमल। कंबस्चन किसे कहते हैं? जलने का अमल। अब क्या है जी? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड कंबस्चन ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है जी? मैटर ऑफ डेड बॉडीज। अब याद रखना जितने भी को प्लांट्स हैं वो डाई होते हैं या एनिमल्स मरते हैं, तो जब ये एनिमल्स मर जाते हैं ना तो इनकी बॉडीज़ ज़मीन के अंदर जैसे ही जाती हैं तो इनकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, आप ज़रा डायग्राम से देखिएगा कि मान लें ये एक एनिमल है, एलिफेंट है, ठीक है, जब ये मर जाता है तो ये ज़मीन
ज़मीन के अंदर लाइक या ज़मीन के ऊपर भी आपने अक्सर देखा होगा, कोई बिल्ली वगैरह अगर मरी हो ना, तो आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल सम डेज उसकी जो बॉडी है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद तो उसकी बॉडी का पूरा बायोमास गायब हो जाता है, पीछे हड्डियाँ रह जाती हैं। वो जो सारा अमल है ना उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, टूट फूट का शिकार होना। और ये बैक्टीरिया वगैरह करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आम आँख से नज़र नहीं आते। अब आपने क्या समझना है, मेन चीज़ आपने जो जहन में रखनी है बेटा वो ये कि जब भी एनिमल्स या प्लांट्स डाई होते हैं, मरते हैं, तो उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है और इस डिकम्पोजिशन के अमल से वो गुजरने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स 3 हैं, याद रखिएगा, कोल, गैस एंड ऑयल। ये जितना भी पेट्रोलियम है, डीजल्स हैं, ये ऑयल में आ जाते हैं। गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, ये जो घरों में यूज़ होती है सुई गैस, और कोल कहते हैं कोयले को, लकड़ी को, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें फॉसिल फ्यूल जी किन से बनते हैं, एनिमल्स और प्लांट की डिकम्पोजिशन से। अब जब एनिमल्स और प्लांट की डिकम्पोजिशन होती है ना बेटा, तो उसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। और जब ये डिकम्पोजिशन के बाद फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, और ये कोयला आपको पता है बारबेक्यू हर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी देहाती इलाकों में जहाँ पे गैस नहीं है वहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कुदरती गैस यहाँ घरों में जलाई जाती है, और पेट्रोलियम डीजल जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके अलावा गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है। और जब कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगी, लकड़ी, कोयले और ऑयल वगैरह को जलाया जाएगा, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये अब आपने पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझिएगा कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड कंबस्शन ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है, मैटर ऑफ डेड बॉडीज़, वो बेशक एनिमल की हैं बेशक प्लांट की हैं, जब वो मर जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोमास। और बायोमास की जब कंबस्शन की जाती है, जलाया जाता है या डिकम्पोजिशन टूटते हैं वो, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड। तो ये जो बेटा प्रोसेस है ना डिकम्पोजिशन का और ये बर्निंग का, इस सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एंड कार्बन ऑफ बायोमास इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2। और उस बायोमास में जो कार्बन था, यानी हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जो कार्बन होता है वो CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर दिया जाता है। तो बेटा ये ओवरऑल आपका था कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। इस पूरे साइकिल में हमने ये सीखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग थिंग्स में आती है और कैसे कार्बन जो है और ऑक्सीजन वो लिविंग थिंग्स में आने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। तो आपने ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, वो भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो आपने इसको नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने हेडिंग्स दी हैं, आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। अगर कॉपीज़ नहीं है तो लाजमी उनको बाय कर लें और इनको बनाना शुरू करें, वरना रफ रजिस्टर के ऊपर आपने ऐसे ही हेडिंग्स के साथ, और ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। बुक के ऊपर कार्बन साइकिल अलहदा बना हुआ है और ऑक्सीजन साइकिल अलहदा, मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही डायग्राम आपको बना के दी है। इसी में कार्बन साइकिल भी है और इसी में ऑक्सीजन साइकिल भी है। मैं डायग्राम को ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट को यूज़ करके, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये मैंने इक्वेशन आपको समझाई थी। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। उसके बाद जब एनिमल्स मरते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है। डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, और जब फॉसिल फ्यूल्स को इंडस्ट्रीज़ में, गाड़ियों में, घरों में जलाया जाता है तो उस कंबस्शन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, उसको कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है। तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम से मुराद ये दो लफ्ज़ का मजमुआ है, ठीक है। एक तो लफ्ज़ है इको और दूसरा है सिस्टम, ठीक है। इको लफ्ज़ निकला है इकोलॉजी से, और इकोलॉजी बेटा आप पढ़ के आए हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और सिस्टम से मुराद ये है कि एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप लिविंग
और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, और उस इंटरेक्शन से जो एक नया सिस्टम डेवलप होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसमें तरह तरह के जानदार हैं, उसमें प्लांट्स भी हैं, उसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें बर्ड्स भी हैं, और इन सारों के दरमियान एनर्जी कैसे फ्लो करती है अब हम वो स्टडी करेंगे। तो उसको एनर्जी फ्लो को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो डेफिनेशंस के तौर पे आपने अच्छे से तैयार करनी है, वो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझानी है। बेटा जी पहली डेफिनेशन है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर लफ्ज़ का मतलब होता है पैदा करने वाला। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक इकोसिस्टम में प्लांट प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर दस टर्म्स एज प्रोड्यूसर। फोटोसिंथेसिस मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं या खुराक पैदा करके दूसरों को देते हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं इन फूड। मसलन आपको पता है, मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं इसे तैयार करते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, इन केमिकल बॉन्ड्स के अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात का मतलब ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, महफूज करते हैं और किसकी शक्ल में स्टोर करते हैं, केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बेटा दूसरी डेफिनेशन है जी कंज्यूमर। एनिमल्स कंज्यूम द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड दस टर्म्स एज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कहते हैं इस्तेमाल करने वाले को। तो हम सब या जो भी एनिमल्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और प्लांट्स की तैयार करदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं जिंदा रहने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, बेटा उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बेटा आगे हैं 3 टाइप्स। ठीक है जी, पहले टाइप का नाम है प्राइमरी कंज्यूमर या इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर। ऐसे कोई भी एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्ट उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स हर्ब लफ्ज से निकला है, हर्ब जड़ी बूटियों को कहते हैं। अब आपके जहन में क्या एग्जांपल आ रही होगी हर्बीवोर्स की, जो पौधे खाते हैं? सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास बेटा, काऊ जो है, ठीक है, ये प्लांट्स खाती है। ठीक है, इसके अलावा रैबिट जो है ये भी आपकी किसकी एग्जांपल है, हर्बीवोर्स की। उसके बाद बेटा दूसरी टाइप आती है वो जी ऐसे एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्हीं को ही टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं और इनको ही कार्निवोर्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब इसकी सादा सी एग्जांपल आपको बेटा पता है कि कौन है जी, लायन। ठीक है, उसके अलावा स्नेक, एलिगेटर, मगरमच्छ, बहुत सारी फॉक्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के उन पे फीड करते हैं और उनको खाते हैं। ठीक है, तो उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, उन्हीं को ही टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं और उन्हीं को ही कार्निवोर्स कहते हैं। एक मजे की बात पता क्या है कि हर्बीवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आगे टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो ये एक फूड चेन है, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक जब बेटा आएगा मैं आपको समझाऊंगा। और आखिरी टाइप जो होती है वो कौन है, ऐसे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एट वेल एंड मीट ऑफ एनिमल। यानी ऐसे जानदार जो एनिमल्स का गोश्त भी खाते हैं और साथ साथ प्लांट्स यानी सब्जियां और जो है ये भी खाते हैं। तो उसकी सादा सी एग्जांपल हम खुद हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो हम जो हैं क्या कहते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं और उसके साथ साथ जो है और जो प्लांट्स हैं वो भी हम खा लेते हैं। तो बेटा जी बेसिक सी ये डेफिनेशन थी जिसमें हमने क्या सीखा जी, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके और उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। फिर जो प्लांट्स के प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करें उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं और कंज्यूमर्स की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी और हर चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे अप्रोच करें, तो मैं आपको आपके जो भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह उसको दूर करूँगा। ठीक है, तो आपने टॉपिक की हेडिंग देकर इन डेफिनेशंस को ऐसे ही तरतीब के साथ जो है वो आपने लिख लेना है नोटबुक पे। कल हम इसका एक जो है एनर्जी फ्लो की डायग्राम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने हमारा जो एक टॉपिक था वो स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम। कि एक इको सिस्टम के अंदर
जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो उनके इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी कैसे फ्लो करती है, कि एनर्जी एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग्स में कैसे आती है और फिर लिविंग थिंग्स में एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना था। तो उसका फर्स्ट पोर्शन जो था जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, जिसमें प्रोड्यूसर्स थे और उसके अलावा कंज्यूमर्स थे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सारी डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं समझे तो पहले आप उनको लाजमी समझिएगा, ठीक है। तो वो समझने के बाद नेक्स्ट हम उसको सेकंड पोर्शन यानी एक साइक्लिक फॉर्म में समझेंगे कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो बेटा जी सबसे पहली कहानी जो है वो ये है कि एनर्जी ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आती कहाँ से है। उसमें सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट था फोटोसिंथेसिस का, कि जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, यानी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और सूरज की जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की शक्ल में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो थी सनलाइट की वो प्रोड्यूसर्स में आ गई। अब प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको कल करवाई थी। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रास ऊपर है, डियर है, गोट है, शीप्स है, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स को खाने से वो जो एनर्जी प्लांट्स में थी अब वो किस में आ गई, हर्बीवोर्स में आ गई। इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रास ऊपर को रैट खा जाता है, ठीक है, और फिर रैट को स्नेक खा जाता है। तो वो एनर्जी जो प्लांट से ग्रास ऊपर में आई थी, ग्रास ऊपर से किस में गई, रैट में, और रैट से किस में चली गई, स्नेक में। तो यहाँ पे कार्निवोर्स डेफिनेशन है, ये मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि कार्निवोर्स से मुराद वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है जी। अब एनर्जी चली कहाँ से, प्लांट से किस में आई, ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से किस में गई, रैट में, रैट से किस में गई, स्नेक में। अब बेटा स्नेक को मान लो ईगल खा जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो एनिमल्स खाते हैं उनको टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, टर्शरी कंज्यूमर के अंदर। उसके बाद जब ये टर्शरी कंज्यूमर्स मरते हैं या प्लांट्स डाई होते हैं तो ये ज़मीन के नीचे दफन होते हैं या ज़मीन की सतह के ऊपर, इनके ऊपर जो आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, वो आकर इनके जो बायोमास है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन होती है इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स कहते हैं कि वो उन एनिमल्स जो भी मरे हैं उनकी स्किन के अंदर, उनके मसल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल में शामिल हो जाते हैं, मट्टी से फिर वो प्लांट्स में जाते हैं और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा ज़मीन की सतह से हीट रेडिएशंस निकलती हैं। एक्चुअली में उन रेडिएशंस को कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस, और यही रेडिएशंस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को भी बरकरार रखती हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस था कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है जी। कहानी शुरू होती है प्रोड्यूसर से जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स में, और डिकम्पोजर्स से एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में जाएंगे, मट्टी से फिर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होकर प्लांट्स में, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बेटा इस तरीके से एनर्जी एक इकोसिस्टम में फ्लो करती है। और इसी से रिलेटेड अगला हमारा टॉपिक है फूड चेन का, फूड वेब का। फूड चेन भी यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, और ये सिलसिला जो है वो चला जाता है। वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।